नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के तहत आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत की मिट्टियों के बारे में। जो भी इंडिया की इंपॉर्टेंट सॉइल्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने पहले कुछ चीजें पहले लिख ली हैं ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी टॉपिक में कमी नहीं रहे, उसको पूरा ढंग से कवर अप किया जाएगा। पहले हम लोग मिट्टियों को समझेंगे, फिर हम लोग उनके वर्गीकरण कैसे किया और फिर हम लोग उन वर्गीकरण के बारे में डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मिट्टियां, जो भारत की सॉइल है। ठीक है ना, जो भी इंपॉर्टेंट वर्गीकरण के हिसाब से किसके भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जो वर्गीकरण किया मिट्टियों का, तो वो कौन कौन से हैं, उनमें कौन सी हैं और उन सब के बारे में एक एक करके हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आज का है मृदा, मिट्टी। अब मिट्टी होती क्या है पहले ये जानना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि मिट्टी को पता होना ही फिर आगे चीजें मिट्टी के वर्गीकरण को पढ़ेंगे ना। जब आप लोगों को कोई भी एग्जाम का मेंस का लिखना होगा, तब आप लोगों को किस चीज का, आप लोगों को जैसे रिटन एग्जाम होगा उसमें आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बतानी होगी, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट में हमेशा डेफिनेशन होगी। तो डेफिनेशन होगी तभी अपन लोग बॉडी पार्ट में उसके वर्गीकरण को या कंक्लूजन में उनकी जो बेनिफिट्स लॉस जो भी होते हैं उसमें प्रोसेस बताएंगे। तो सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन में या डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए मृदा मिट्टी है, जो आप लोगों को पता है कि भाई भूपृष्ठ होता है। जैसे ये भूपृष्ठ है, ठीक है, तो भूपृष्ठ के ऊपर क्या हो रही है, एक पृष्ठ के रूप में, परत के रूप में होती है। ठीक है, तो ये जो भूपृष्ठ के ऊपर परत के रूप में होती है, जो पौधों को बढ़ाने और उनकी वृद्धि के लिए सहायक होती है। ठीक है ना, उनकी वृद्धि के लिए या पोषक तत्वों के लिए सहायक होती है। तो इसके अंदर पोषक तत्व किसके रूप में होते हैं, किसके माध्यम से, जीवाश्म और जो भी इनके न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक तत्व। क्योंकि पौधों को बढ़ने के लिए क्या चाहिए, उसके अंदर न्यूट्रिशन होंगे, कुछ ना कुछ पोषक तत्व होंगे, तो वो एक प्रकार से इन मृदा के माध्यम से ही प्रोवाइड होते हैं। ठीक है ना, तो डेफिनेशन क्या होगी, भूपृष्ठ का वह भाग जहां पर पोषक तत्व होते हैं पौधों की वृद्धि के लिए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, भूपृष्ठ की ऊपरी परत है, ध्यान रखना। तो वो क्या है, मृदा है। क्लियर हो गया, ये तो बात होगी मृदा की। अब आप लोगों को पता है कि मृदा में आप लोगों को पता है इसमें ह्यूमस की मात्रा होती है, कहीं कहीं जगह पर ह्यूमस की मात्रा कमी होती है, कई जगह पर अधिक होती है। अधिक कहां पर होगी, जहां पर अधिक वर्षा का इलाका होगा और टाइम टू टाइम बारिश हो रही होगी, भूमि क्या होगी, थोड़ी गीली होगी, तो वहां पर ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी। और जिस जगह बारिश का बहुत मरुस्थलीय इलाका होगा तो वहां ह्यूमस की मात्रा कम होगी। तो ह्यूमस का क्या रोल रहता है, ह्यूमस होता है वो पौधे की आर्द्रता को बनाए रखते हैं। पानी का जो फ्लो होता है, एक नॉर्मली आपको जड़ों के माध्यम से पता है कि भाई मिट्टी के अंदर जड़ें होती हैं, तो जड़ों के माध्यम से ये पूरे पौधे को पानी का जो पानी की नीड पूरी होती है जड़ों के माध्यम से। तो आर्द्रता से क्या होगी, नमी रहेगी तो क्या होगा, एक तो पूरी जगह सूखी हुई होगी तो क्या होगा, पौधा मुरझा जाएगा। ठीक है ना, एक बाद में खत्म ही हो जाए, लेकिन जब नमी आर्द्रता या नमी रहेगी ना तो क्या होगा, पौधे में लंबे टाइम तक वृद्धि भी रहेगी, अगर पानी कम भी हो। आर्द्रता बनी रहने का ये फायदा होता है। तो ये बात होगी, नॉर्मल बात होगी। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई इसके जो मृदा का वर्गीकरण हुआ, जैसे हम लोग अभी कुछ पढ़ने वाले हैं, अलग से आराम से समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले बात करते हैं भाई जो ये वर्गीकरण किया किसने। अभी हम लोग भारत की मिट्टियों के बारे में बात कर रहे हैं, विश्व की मिट्टियां नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो भारत की सॉइल है, तो इसमें हम लोग वर्गीकरण की बात करें तो आप लोगों को दोस्तों वर्गीकरण किया था 1953 में। भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण कब किया गया, 1953 में। किसके द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है ना, ICAR द्वारा किसकी स्थापना की गई, मिट्टी सर्वेक्षण संगठन की, मिट्टी सर्वेक्षण संगठन। तो 1953 में भारत की मिट्टी की बात करें, ठीक है ना, 1953 में ICAR द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक सर्वेक्षण या संगठन की स्थापना की थी, मिट्टी सर्वेक्षण संगठन। ठीक है ना, मिट्टियों का सर्वेक्षण या जो मिट्टियों का मैनेजमेंट देखने या मिट्टियों का डिटेल में अध्ययन करने के लिए एक संगठन बनाया गया, जिसमें उनको एक प्रकार से मिट्टियों को, भारत में कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती है, उनकी क्या विशेषताएं, उनके बारे में अध्ययन करने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया। अगर इस संगठन की बात करें तो इस संगठन क्या कर रहा है, इसने मिट्टियों को किस प्रकार डिवाइड किया, मिट्टियों को अलग अलग टाइप की बात करें तो आप लोगों को पर्वतीय मृदा देखने को मिलेगी, काली मृदा देखने को मिलेगी। ये वर्गीकरण बता रहा हूं मैं, आप लोग हेडिंग नोट्स बनाते रहिए साथ साथ,
कि भाई ये तो हम लोगों ने बात कर ली कि भाई कब से स्टार्ट हुआ ये वर्गीकरण। तो इसमें हम लोगों ने अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो अपन लोग समझ रहे हैं कि भाई जो मिट्टी सर्वेक्षण संघ ने इसने वर्गीकरण किया मिट्टियों का, तो इसमें मिट्टियां कौन कौन सी थी, जो मुख्य रूप से आप लोगों को कुछ 6 प्रकार की मिट्टियां देखने को मिलेंगी, सॉरी 8 समथिंग होगी, ठीक है ना। उस 8 के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी जगह कम थी इसलिए वो सारी चीजें अभी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। इसमें हम लोगों को पर्वतीय मिट्टी को इसने जो संगठन का या वर्गीकरण किया था संगठन के द्वारा, तो जिसमें पर्वतीय मिट्टी अलग से वर्गीकरण किया गया, काली मृदा है, मरुस्थलीय मृदा है, जलोढ़ मृदा है, लाल मृदा है, पीट या दलदली मृदा है, इसके अलावा लेटराइट मृदा है, और जो भी अलग से जितनी भी प्रकार की मिट्टियां उनके बारे में वर्गीकरण किया गया, उन सब के बारे में हम लोग एक एक करके अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब वर्गीकरण को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग उन मिट्टियों को लेके चलेंगे जिनकी अधिकतम मात्रा है, मतलब मोस्टली भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टियां या उपजाऊ है या न उपजाऊ है, उस सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मिट्टी की बात करें तो वो है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मृदा है जो सबसे अधिक मात्रा में भारत में, अगर सबसे अधिक मात्रा में अगर सवाल पूछ ले कि किस मिट्टी की सबसे अधिकतम मात्रा है भारत में, तब तो आपके दिमाग में एक आना चाहिए जलोढ़ मृदा, ठीक है ना। जलोढ़ मिट्टी है जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब यहाँ पर दो चीज ध्यान रखना है कि इस मृदा को काप मृदा के रूप में भी जाना जाता है और कछारी मृदा के रूप में भी जाना जाता है। किस मृदा के रूप में, काप मृदा या कछारी मृदा के रूप में भी जाना जाता है। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से सवाल अक्सर यहाँ कई कबार काप का पूछ लेते हैं, कभी कभार कछार का, क्योंकि सब मृदाओं को कहीं ना कहीं दूसरे या तीसरे नाम से जाना जाता है, मतलब उनके कुछ ना कुछ सब नाम होते हैं, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं कि इसकी जो मात्रा होती है परसेंटेज के रूप में वैसे तो नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन कई कबार पूछ लेते हैं, क्योंकि ये वर्गीकरण का भाग है जो मिट्टी सर्वेक्षण संगठन है, ठीक है ना। तो इसके वर्गीकरण का भाग है। तो आप लोगों को कई कबार कुछ जो इंपॉर्टेंट, जैसे ये हाईएस्ट में है, तो आप लोगों को हाईएस्ट में कितनी है एक अप्रोक्सीमेट आइडिया हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए, वो है 45% होती है, जो कि मैक्सिमम भी है जलोढ़ मृदा, ठीक है ना। इनकी अगर इनका जो विस्तार की बात करें तो आप लोगों को उत्तर भारत के मैदान और तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। कहां पर, ये जो आप लोगों को मैंने ये कुछ इस प्रकार बता रखा है ब्लू कलर में, ये वाला जो भी पोर्शन, ठीक है ना, यहाँ से शुरू होकर कुछ ये इस प्रकार है, ये क्या है, ये ही जलोढ़ मृदा है, क्योंकि मैक्सिमम मात्रा में तो मैप में भी लग रही है ना आप लोगों को, यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ होके यहाँ फिर और है, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो मैक्सिमम 45% है। तो इनका जो विस्तार है आप लोगों को पता है, यहाँ जो है गंगा का मैदान है, ठीक है ना। कुछ भाग इसका सिंधु वाला भाग भी है, सतलुज नदी जहां से निकल रही है। इसके अलावा आपको पता है यहाँ से वो ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है। तो ये जो इलाका है गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी वाला, सॉरी सतलज नदी, ठीक है ना, सतलज नदी, गंगा मैदान, गंगा का उत्तरी और दक्षिणी मैदान के आसपास देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग ब्रह्मपुत्र का मैदान भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप लोगों को सहायक नदियां भी देखने को मिलेगी, जैसे तीस्ता है, सभी प्रकार की। गंगा के मैदान में आप लोग गंगा की सभी सहायक नदियां मान सकते हैं। तो ये एरिया अपन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका जो विस्तार है या इनकी जो उपस्थिति है किन एरियाज में भारत में, समझ रहे हैं ना। अगर अपन लोग इसी को राज्य के हिसाब से देखें, यहाँ तो मैंने चलो नहीं लिखा, लेकिन अभी आप लोग थोड़ा आइडिया, ये तो मान लिया कि भाई उत्तरी मैदान है, दक्षिणी मैदान है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, जो भी सतलुज है। लेकिन अगर राज्यों की बात करें तो राज्य के हिसाब से देखें तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कुछ भाग आप लोगों को राजस्थान का आ रहा है, पंजाब आ रहा है, कुछ भाग हरियाणा का है, दिल्ली का एरिया भी कवर हो रहा है, ध्यान रखना, यूपी का हो रहा है, इसके अलावा एमपी का कुछ हो रहा है, इसके अलावा थोड़ा गुजरात का भी कच्छ वाला इलाका भी आ रहा है, ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। इसके अलावा आप लोगों को इसका विस्तार है पश्चिम बंगाल में, सॉरी आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलेगा, तमिलनाडु एरिया में भी देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल में तो वैसे ही देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजों का आप लोगों को जगह का नाम है। जैसे अपन लोगों ने गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के हिसाब से भी बात की विस्तार की, और अपन लोगों ने स्टेट वाइज भी बात की, क्लियर हो गया ना। ये सारी चीजें ध्यान रखनी जरूरी है। अब आगे बात करें भी, ये है जो सर्वाधिक उपजाऊ है। अब सर्वाधिक उपजाऊ होने का क्या कारण है कि भाई इस पर जो भी खेती कर रहे हैं अच्छी मात्रा में उत्पादन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक अगर उपजाऊ की बात करें उसका कारण भी है। उसका कारण क्या है? क्योंकि दोस्तों ये जो इलाके हैं, जैसे यहाँ पर सतलुज नदी है और यहाँ पर गंगा का मैदान है, गंगा की जो सहायक नदी है सभी प्रकार की, यहाँ से शुरू होगा, ये पूरा एरिया गंगा नदियों द्वारा कवर हो रहा है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है ना, यहाँ पर भी इसका भाग है, कौन सी, ठीक है ना। ये सारी चीजें इसमें महानदी का कुछ एरिया आ जाता है। यहाँ पर भी आप लोगों को देखेंगे कावेरी नदी का जो मोहना है यहीं पर इसके आसपास में है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को कृष्णा है, गोदावरी है, वो भी देखने को मिलेगी नदियां। तो इसमें उपजाऊ बढ़ने का कारण भी बनता है दोस्तों।
क्यों? क्योंकि दोस्त आपको पता है नदियां आती है, ये उत्तरी भारत में नदियां ज्यादा बहती है, ये आप सबको पता है। तो उत्तरी भारत की नदियां क्या पहाड़ों से होते हुए आ रही है, वो चट्टानों को काटते हुए आ रही है, तो अपने साथ क्या लेके आ रही है? अवसाद और गाद लेके आ रही है, ठीक है ना, पोषक तत्व लेके आ रही है। तो वो पोषक तत्व क्या इन नदियों के तटों पर, आसपास के किनारों पर ही तो गिर रहा है, तो फिर ये क्षेत्र उपजाऊ क्यों नहीं होगा? पोषक तत्व दूसरी जगह से आ रहे हैं तो ये आसपास के एरिया में ऑटोमेटिक मिट्टी का परिवर्तन हो रहा है ना। जैसे पुरानी मिट्टी हुई, अब नदी बह रही है, तो अपने साथ क्या होगा? हर बार कुछ न कुछ लेके आएगी। तो वो क्या होते हैं, जो निक्षेप होते हैं, चलो जो भी है ना, निक्षेप पोषक तत्वों के अवक्षेप होते हैं, वो सारे क्या होता है, रेगुलर बेस में रिप्लेस होते रहते हैं। तो इसलिए क्या है, ये उपजाऊ हो रही है। इसके अलावा आगे बात करें कि कमी, अगर इसमें कमी की बात करेंगे तो आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ से सर्वाधिक उपजाऊ, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने 2 पढ़ लिया कोई दिक्कत, लेकिन जो मेन थे वही मैंने इस प्रकार लिखा है ताकि आप लोग नोट्स बना सके और टाइम भी सेव हो। तो आप लोगों को ह्यूमस की मात्रा और नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये है आप लोगों को 3 है पोषक तत्व है या नहीं है, बट इनकी इसमें कमी है। ह्यूमस की मात्रा कमी देखने को मिलेगी, समझ रहे ना। इसके अलावा नाइट्रोजन और फास्फोरस, तो ये कमी वाली चीज मोस्टली आप लोगों को इन भारत में मोस्टली आप लोगों को इसकी कमी देखने को मिलेगी, ये भी ध्यान रखना है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओ कि भाई सर ने कौन सी चीज बताई थी, भाई कौन से पोषक तत्वों की कमी होती है, ठीक है ना, कौन से तत्वों की कमी होती है, तब आपके दिमाग में ये क्या आना चाहिए, मोस्टली है जो ह्यूमस है, नाइट्रोजन है और फास्फोरस है, इनकी है जो भारत की नदियों में कमी होती है। जहां अधिकता होती है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। आगे जैसे ही पता मेरे को लगेगा कि यहाँ जरूरत है बताने की, तो वहां मैं बताते चलूंगा। अब आगे बढ़ते हैं, पोषक तत्व भाई ये इसकी तो कमी है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को क्या, पोटेशियम, ठीक है ना, इसके अलावा चूना अधिक होता है, तो पोटेशियम और चूना आप लोगों को अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सॉरी मैंने यहाँ पर पोटास बोलना था, आप लोगों को फास्फोरस बोल दिया, क्लियर हो गया, ठीक है ना। फास्फोरस ही है वैसे भी, तो आप लोग ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस हो गया, पोषक तत्व हो गया ये, और हर साल ये नहीं हो जाती है। तो अभी मैंने कुछ आप लोगों को जैसे नदी आती है उसकी जगह अवक्षेप को बदलाव होते रहते हैं, तो ऑटोमेटिक ये हर साल नहीं होनी है, क्योंकि मैंने अभी पूरा नदियों के बारे में बताया था कि किस प्रकार गार लेके आती है, किस प्रकार उसी जगह वापस बहाव होता है, तो क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है, वही पोषक तत्व बदलते रहते हैं और पोषक तत्वों की मात्रा भी स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए वहां की जो फसलें होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो कितने परसेंटेज है, आप लोगों को एक चीज, आप लोगों को एक पॉइंट ध्यान होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो ये सारे पॉइंट से अपने आप ये तो सारे रट के रख लो, क्योंकि जो मीडिया में पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों, अगर आप लोग वही पॉइंट्स देख लेते हो तो आपके कभी गलत नहीं होगा। ये सिर्फ मात्र एक पेज में कवर हो रहा है, वो भी वन साइड में। कैसे, आप बीच में मैं बनाओ, जैसे मैंने लिखा वैसे के वैसे लिख लो, सारा कवर हो जाएगा एक पेज में ही, समझ रहे हैं ना। सबसे बेस्ट तरीका, स्मार्ट नोट भी बन जाएंगे और आप लोगों को ऐसे पॉइंट वाइज याद भी रहेगा। थ्योरी लिखोगे तो 3-4 पेज भरेंगे, एग्जाम टाइम में दिक्कत होगी, लेकिन अगर रिवीजन करना हो तो कम टाइम में, तो पूरा का पूरा मटेरियल है ना आपके सामने, जो मेन फैक्ट्स है वो सारे सामने है, ठीक है ना। आप लोगों को सारा का सारा लिखने से बेटर है जो मेन पॉइंट्स है वो भी उसको एक नोट्स मेकिंग की तरह प्रॉपर वे में लिख लीजिए, आराम से आप लोगों को रिकॉल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे अगर 1 नंबर पर ये हो गई जलोढ़ मृदा, दूसरे नंबर पर अगर सेकंड रैंक की बात करें तो आप लोगों को है लाल मृदा देखने को मिलेगी, जो रेड सॉइल है, ठीक है ना। लाल मृदा है जो आप लोगों को, अगर इसके इलाकों की बात करें तो ये जो इलाका आप लोगों को दिख रहा है, कौन सा, यहाँ से जो कुछ भाग महाराष्ट्र से या कुछ भाग गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, कुछ भाग इसका केरला में भी है, आगे आप लोगों को छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, कुछ भाग आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलेगा, उड़ीसा है, ठीक है ना। जैसे ये झारखंड का इलाका है, कुछ भाग आप लोगों को एमपी का भी देखने को मिलेगा। तो ये जो एरिया है, और इसके अलावा इधर अगर बात करें तो यहाँ पर मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मेघालय है, ठीक है ना, असम है, नागालैंड का एरिया है, कुछ भाग इसका अरुणाचल प्रदेश में भी कवर हो रहा है। तो ये क्या है ना, ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। पहले मैप में देखिए, ठीक है ना। अगर ये विस्तार की बात कर ली, अभी हम लोग प्रॉपर वे में विस्तार की बात करेंगे। अगर रैंक की बात करें तो अगर दूसरे नंबर पर आजकल को क्वेश्चन क्या है ना, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ठीक है ना। तो अब देखो ये तो दूसरे नंबर पे, ये 45% परसेंटेज ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस मोस्टली टॉप 3 वो पता होनी चाहिए। वो मैं टॉप 3 बता दूंगा, बड़े से मतलब अधिक से कम की, और जो भी इनकी मात्रा के हिसाब से वो मैं सारी चीजें बताऊंगा। दूसरे नंबर पर है लाल मृदा। इसके अगर बात करें, इसमें लोह के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। अब आपको पूछ ले कि भाई किस मिट्टी की या किस मिट्टी का रंग लाल होता है और क्यों होता है। किस मिट्टी का, लाल मृदा का लाल होता है, और इसमें किसकी मात्रा, लोहे के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है ना।
तो लोहे का ऑक्साइड होने के कारण क्या होता है, इसका रंग लाल हो रहा है। तो लोहे का ऑक्साइड होंगे। अब इसके विस्तार की बात करें तो अभी मैंने बात की है आप लोगों को तमिलनाडु, जहां पर मैक्सिमम, ध्यान रखना दोस्तों, वैसे एकदम एग्जैक्ट आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत नहीं, फिर भी अगर तमिलनाडु की बात करें तो मैक्सिमम है जो लाल मर्द है आप लोगों को तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश मैंने बता दिया, छत्तीसगढ़, एमपी और झारखंड, ठीक है ना, ये तो मुख्य इलाके हैं ही। और कुछ मैंने आप लोगों को जैसे कुछ गोवा का भाग है, कर्नाटक का भाग है, ठीक है ना, तो ये आप लोग कुछ उड़ीसा का भी भाग कवर हो रहा है। तो ये कुछ जगह है, लेकिन मोस्टली आप लोगों को इस विस्तार यहाँ देखने को मिलेगा। मैप के माध्यम से देखेंगे तो इन देशों को याद करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना, ऐसे नहीं आपको रटने बैठ जाओ तमिलनाडु, कुछ नहीं, ये मैप बनाओ, अप्रोक्सीमेटली मैप बनाओ, एग्जैक्ट कुछ नहीं होता है कभी, ध्यान रखना, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली आइडिया से बना लो और फिर आप लोग उससे एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच जाओगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोगों को फिर वही बात आ गई, कमी वही है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। क्लियर हो गया, किसकी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की आप लोगों को कमी देखने को मिलेगी। ये आप लोगों का आराम से क्लियर हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन वाला है नहीं है, बिल्कुल, ठीक है ना। अब आगे बात करें, यह कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और ये कम उपजाऊ होती है। अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई कम वर्षा वाले क्षेत्र, अब आप लोगों ने ये भी नोट किया होगा जब मैंने जलवायु पढ़ी, तो ये वाला क्षेत्र तो आ जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र में, जहां पर क्या हो रहा है, वर्षा की कमी हो रही है, वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है। इन सब के बारे में मैंने विस्तार से पूरा अच्छे से बताया जलवायु वाले पार्ट में, आप लोग उस वीडियो को आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि नक्शे को समझना जरूरी है। जब आपको ये सारा समझ में आ जाएगा तो अब आप आराम से आगे चीजें सीखने, एडिशनल अपडेट हो रहा है आप लोगों को, बार बेसिक की ओर नहीं जाना है, बार बेसिक तो एक बार पढ़ने के बाद आप लोगों को अपडेट करना है अपना आपको, ताकि नई चीजें सीख सको और उसमें एडिशनल के रूप में डाल सकते हो। तो आप लोगों को देखने को क्या मिलेगा, कम वर्षा वाले के, कम वर्षा वाले क्या होगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर है पश्चिमी घाट, मोस्टली आप लोगों को पश्चिमी घाट के पीछे का इलाका ये, तो पश्चिमी घाट के सामने वाले और पश्चिमी घाट के ऊपर तक वर्षा होती है। वो मैंने क्या होती है, एडिबेटिव प्रेशर का क्या रोल रहता है, क्या प्रक्रिया रहती है, वो सारी चीजें मैंने सब जलवायु वाले टॉपिक में कवर कर रखी है। इसमें हम लोग बारिश की बात नहीं करने वाले हैं, तो समझ रहे हैं ना। ये जो इलाका है, फिर आप लोगों को पता है कि इसमें मानसून का कहां से कहां इफेक्ट हो रहा है, ये भी आप लोगों को पता है, कौन से मानसून, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, जो भी मानसून है उसके बारे में पूरी बात बताई है। अभी आप लोगों को ध्यान रखना है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और ये उपजाऊ भी कम होती है, क्योंकि लोह के ऑक्साइड होते हैं जो कि पोषक तत्वों का काम थोड़ी करते हैं, ठीक है ना। लोग क्या करते हैं, पोषक तत्वों की कमी अगर उपस्थिति हो भी तो ये उस चीज को खराब कर देते हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें आप लोग, लाल मृदा में सेकंड रैंक लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। विस्तार की बात करें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, एमपी और झारखंड, शॉर्ट वर्ड को आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख सकते हैं, ठीक है ना। टीएम मैंने तमिलनाडु के लिए, एपी आंध्र प्रदेश के लिए, सीएचएच छत्तीसगढ़ के लिए, एमपी मध्य प्रदेश के लिए, झारखंड जीएचए, ठीक है ना। और कमी की बात करें, एनपी ह्यूमस और नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और कम उपजाऊ होती है। बस इतना आप लोगों को बुक्स में बहुत सारे अलग अलग मिलेंगे, लेकिन जो मेन टॉपिक्स है ये हर लाइन में से क्वेश्चन बनते हैं, ये ध्यान रखना। जो भी मैंने 3, 4, 5 पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट है जो लिखा है ना, इसमें से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे नंबर पर दोस्तों मैंने ऐसे भले क्रमांक लगाए हैं, लेकिन तीसरे नंबर पर कौन सी है, काली मिट्टी। अगर क्वांटिटी बेस पर हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई फर्स्ट रैंक पर कौन से आ रहे, जलोढ़ मृदा है भारत में, दूसरे नंबर पर लाल मृदा है, तीसरे नंबर पर काली मिट्टी है। लगभग 3.5 या 3.8 कुछ है, 3.8 मान सकते हैं, ठीक है ना। 3.8% है जो किसकी मात्रा है, काली मिट्टी की। काली मिट्टी है जो आप लोगों को पता है, जिसे हम लोग, अब सेकंड नाम का कंफ्यूजन अक्सर ध्यान रखना है, जो इसके दूसरे नाम से जाना जाता है, ठीक है, चाहे स्थानीय हो कुछ भी हो। जहां पर काली मिट्टी को हम लोग कपासी मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है, रेगुर मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है और लावा मिट्टी के भी रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो काली मिट्टी वाला इलाका है ये क्या है, ज्वालामुखी उद्गार से संबंधित इलाका है। समझ रहे, लावा मिट्टी क्या कह रहे हैं, ये ज्वालामुखी यहाँ पर उद्गार हुआ था, उसी के बाद आसपास के इलाका जो है यहाँ पर लावा फैल गया था, तो क्या हो गया, एरिया पूरा लावाजन्य क्षेत्र हो गया। तो ये वाला जो दक्कन ट्रैप वाला है, क्या नाम है, दक्कन ट्रैप वाला जो इलाका है, दक्कन ट्रैप वाला, ये सारा का सारा काली मिट्टी के अंतर्गत आता है। काली मिट्टी को हम लोग कपासी मृदा, रेगुर या लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि यूपी में इसे करेल, क्या नाम है, करेल मिट्टी के नाम से भी ध्यान है। ये दोस्तों ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, आप लोगों को हो सकता है हर जगह बुक्स में नहीं मिले, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट सारे मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं छूटे। अगर मिट्टी के टॉपिक में से एक भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, और इसमें से बाहर आएगा नहीं, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। समझ रहे ना। तो यूपी में करेल मृदा, किस मृदा को नाम से जाना जाता है, काली मिट्टी को करेल मृदा के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चेरनोजम मृदा,
तो चयनोजम मृदा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैं सभी मृदाओं के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे हम लोग भारतीय स्तर वर्गीकरण करेंगे, उसके बाद जो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी मृदाओं को किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्लियर हो गया? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो चयनोजम मृदा है, चयनोजम मृदा किसको कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चयनोजम मृदा किसको कहा जाता है? वो है काली मिट्टी। इसके आगे बात करें, ये मालवा पठार की प्रमुख विशेषताएं। अब आपको पता है ये जो क्षेत्र है ये किसका भाग है? मालवा पठार का। समझ रहे ना? ये जो क्षेत्र है ये है मालवा पठार का। तो ये जो काली मिट्टी की जो मुख्य विशेषता है ये है मालवा पठार की विशेषता। मालवा पठार का विस्तार आप लोग देखेंगे, कुछ भाग है जो महाराष्ट्र में, कुछ राजस्थान में भी है, कुछ मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में, इसके अलावा कुछ भाग गुजरात के कुछ किनारों पर भी देखने को मिलेगा। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना। मालवा पठारों के बारे में जब बात की, पठारों के बारे में बात की, तो उसमें हम लोगों ने मालवा पठार की सारी विशेषता को कवर किया। वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोगों को प्लेलिस्ट में आराम से मिल जाएगा, ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो मालवा पठार की प्रमुख विशेषता है, इसके अलावा ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और एमपी, कुछ भाग गुजरात का भी आ रहा है, जैसे कुछ भाग गुजरात का कह सकते हैं अपन लोग। मोस्टली आप लोगों को महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और कर्नाटक में, उत्तरी कर्नाटक का हो गया, मोस्टली महाराष्ट्र पूरा कवर हो रहा है, और कुछ भाग आप लोग मध्य प्रदेश का भी ले सकते हैं, और इसके अलावा कुछ भाग है जो ये वाला, ये है गुजरात का भी है। तो सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, कुछ चीजें समझने की डायरेक्ट आप मैप के माध्यम से कोशिश करें, ताकि चीजें आप लोगों को ये इमेजिनेशन के माध्यम से, चाहे आप लोगों को नाम भी नहीं पता हो और भारत के नक्शे को आप लोगों ने अच्छे से समझ रखा है, तब भी आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये इसका विस्तार की बात हो गई। अगर इसकी और विशेषताओं की बात करें तो इसकी जल धारण क्षमता होती है वो अधिक होती है, इसलिए क्या होती है? ये चिपचिपी होती है। जल धारण मतलब इसमें अगर नॉर्मली अपन लोग मिट्टी देखेंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद में धूप आने के बाद क्या होगा, सूख जाएगी प्रॉपर। लेकिन ये जो मिट्टी है इसमें नमी थोड़ी नॉर्मल से अधिक मात्रा में बनी रहती है, तो इसलिए क्या होगी, ये चिपचिपी बनी रहती है। तो चिपचिपी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ये क्यों बनी रहती है? इसकी जल धारण, जो जल को ग्रहण करने की क्षमता है, लंबी देर तक अधिक होती है, ठीक है ना? नॉर्मल टाइम से अधिक टाइम तक इसकी जल धारण क्षमता होती है। इसके अलावा मैक्सिमम खेती, अगर इसकी बात करें, अधिकतम मात्रा में खेती किसकी होती है? कपास की। सबसे अधिक मात्रा में कपास की खेती किस प्रकार की मिट्टी में होती है? तो वो है काली मृदा, काली मिट्टी के बारे में बात करें, ठीक है ना? इसके अलावा इसके सूखने पर इनके दरारें पड़ जाती है, और इसी गुण के कारण इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। अब आप लोगों को पता होना चाहिए स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसे कहते हैं? तो वो है कपास मिट्टी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दरारें होती हैं, और इसी गुण के कारण क्या स्वतः जुताई हो जाती है, इससे सूखी पपड़ियां पड़ जाती हैं। आप लोग देखते हैं कभी अपने खेतों में भी कई बार गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जैसे ही थोड़ी गर्मी आई तो वो क्या होगी, ऊपर वाली परतें होती है टेढ़े आ जाती हैं, ठीक है ना, दरारें बन जाती हैं। तो एक प्रकार से इसलिए इसे हम लोग स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। तो ये काली मिट्टी से ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ से आप लोगों के इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला है। तो तीसरे नंबर पर ये हो गई। अब हम लोग बाकी बची हैं उन सबको एक एक करके कवर कर लेते हैं। बाकी की बात करें दोस्तों तो आप लोगों को पर्वतीय मृदा की बात करते हैं। पर्वतीय मिट्टी की बात करें तो आप लोगों को जो ये इलाका जो ग्रीन कलर में मैंने डैश डैश करके बता रखा है, तो ये आप लोगों का इसका जो विस्तार है, पहले आप लोगों को विस्तार सिर्फ इमेजिनेशन के हिसाब से देखना है, क्योंकि आप लोग भारत के मैप से वाकिफ हैं और अच्छी तरीके से उम्मीद करता हूँ पढ़ा भी होगा, इसलिए आप लोगों को ग्रीन कलर को देखिए ताकि इसकी इमेज आपके दिमाग में छप जाए। फिर हम लोग अगर स्टेट वाइज बात करें तो स्टेट वाइज बात करें तो आप लोगों को जम्मू कश्मीर वाला इलाका, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर का इलाका है, लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो वो भी हमें अलग इलाका नाम में आ जाएगा, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर का हो गया, लद्दाख का हो गया, हिमाचल प्रदेश का हो गया, उत्तराखंड का हो गया, सिक्किम का हो गया, अरुणाचल प्रदेश का हो गया। देखिए ये जम्मू कश्मीर वाला इलाका, ये लद्दाख वाला इलाका, ये उत्तराखंड वाला इलाका, ये है हिमाचल प्रदेश वाला इलाका, ये सिक्किम वाला है और ये अरुणाचल प्रदेश वाला। समझ रहे ना ये? तो ये इसका विस्तार है जो आप लोगों को पहले इमेज के माध्यम से देखिए, फिर हम लोग स्टेट वाइज आराम से स्टेट को समझने की कोशिश करते हैं किस स्टेट से संबंधित है। क्लियर हो गया? ये आप लोगों को समझ में आ गया। इसमें आप लोग ये नई चीज नोट करेंगे कि भाई ह्यूमस की अधिकता, कहीं आप लोगों ने सुना है यहाँ पर ह्यूमस की अधिकता, सब जगह कमी कमी, लेकिन ह्यूमस की अधिकता अपने आप में ये ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई भारत में किस नदी में ह्यूमस की, सॉरी किस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक मात्रा पाई जाती है, तो वो है पर्वतीय मिट्टी के अंदर ह्यूमस की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है। क्लियर हो गया? अब इससे बेटर तो क्या हो सकता है दोस्तों, मैंने सारे पॉइंट्स बता रहा हूं आप लोगों को, एग्जाम में कुछ नहीं छूटने वाला है। समझ रहे हैं ना? अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप लोगों को अम्लता भी ज्यादा देखने को मिलेगी।
आप लोग सुनते हैं ना अम्लीयता और क्षारीयता के बारे में, सांस से कम हो पीएच का लेवल तो अम्लीयता होगी, और सांस से अधिक हो तो क्षारीयता होगी। ठीक है ना। नॉर्मल की बात करें तो आप लोगों को कुछ 4.5 और 5.5 के आसपास मिलेगा। ठीक है ना। इससे ज्यादा आप लोगों को अम्लीय स्थिति मिलेगी नॉर्मल अम्लीयता की। तो ये अम्लीयता की मात्रा यहाँ पर भी अधिक मात्रा में मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मिट्टी परिवर्तन भी तो नहीं हो रहा है ना, बार बार एक ही जगह वही होता है कचरा। अपूर्ण विकसित होती है, एक प्रकार से पूरी विकसित भी नहीं होती। तो अपूर्ण विकसित होने का कारण दिख रहा है ना, यहाँ पर अम्लीयता भी अधिक है और ह्यूमस की मात्रा भी अधिक होती है। तो विकसित होने का टाइम पीरियड तो एक साइकिल चलता है हमेशा। मृदा को रिक्रिएट होने के लिए, अच्छे पोषक तत्वों के लिए एक साइकिल क्रिएट होता है, तो वो यहाँ पर प्रोसेस हो ही तो नहीं रहा है, क्योंकि ये पहाड़ी वाला इलाका है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ आप लोगों को सेब की खेती और नाशपाती और चाय की खेती देखने को मिलेगी। ये जो पहाड़ी वाले इलाके हैं, आप लोगों को सेब की है, नाशपाती, सेब सुना ही है, जम्मू कश्मीर से आते हैं सेब, सब लोग खाते हैं। ठीक है ना। तो ये वहीं पर उसकी मोस्टली खेती होती है। ठंडे इलाके हैं ना ये ऊपरी भाग आप लोगों को पता ही, हिमालय वाला भाग है, थोड़े नॉर्मल से अपन के भारत के कंपैरेटिवली ठंडे इलाके हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पर कर्क रेखा है। ये जो इलाका पूरा उष्णकटिबंधीय है। वैसे तो पूरे भारत को उष्णकटिबंधीय क्यों कहते हैं वो मैंने पूरे मानसून वाले चीज में बता रखे हैं, तो वो आप लोग वहां देख सकते हैं। तो अभी हम लोग पर्वतीय वन की बात की, जिसमें हम लोगों ने इसके विस्तार की बात की। कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश में ह्यूमस की अधिकता होती है, अम्लता अधिक होती है। यहाँ पर सेब, नाशपाती और चाय की खेती और अपूर्ण विकसित होती है। क्लियर हो गया दोस्तों, इनको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ जाते हैं, अपन के राजस्थान की बात करते हैं। अपन राजस्थान का इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पता है मरुस्थल है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मरुस्थलीय स्थिति है, तो आप लोग समझ गए भाई ये इसका विस्तार है राजस्थान, हरियाणा और कच्छ का क्षेत्र। तो कुछ क्षेत्र आप लोगों को ये वाला जो मैंने ये पोर्शन बना रखा है, ये मैंने मरुस्थलीय मिट्टी के लिए ही बना रखा है। तो मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार की बात करेंगे तो राजस्थान, हरियाणा और कच्छ क्षेत्र। कौन कौन से? राजस्थान, हरियाणा और कच्छ क्षेत्र में इसका विस्तार है। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर खाद्यान्न की खेती अगर संभव की बात करें तो नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना दोस्त, ऐसे नहीं आप में से कुछ लोग राजस्थानी हो और पश्चिम उत्तर की भारत के साइड नहीं रहकर, ठीक है ना, दक्षिण पूर्व की ओर रह रहे हैं, तो यहाँ पर भी संभावना है, क्योंकि ये जो मरुस्थलीय वाला भाग है ये पश्चिम उत्तर भारत का है। तो आप में से कुछ लोग उठ के अभी हो सकता है वीडियो में बोल दे कि नहीं सर हमारे यहाँ पर तो खाद्यान्न की खेती होती है। तो ये कुछ वहां पर जहां पर सिंचाई कहां पर होगी, अगर सिंचाई होगी तो गेहूं की होगी, लेकिन वहां पर पानी की उपलब्धता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन ये वाला इलाका यहाँ पर बारिश तो 50 सेंटीमीटर के आसपास हो रही है, जो मिनिमम भारत में बात करेंगे तो इसी एरिया में हो रही है। तो इसी एरिया में बारिश कम होगी तो बारिश पर टोटली डिपेंड किस पर है, बारिश पर है। लेकिन आप लोगों को कुछ भाग है राजस्थान में जहां पर अच्छी खासी खेती होती है, ठीक है ना। मैं भी जहां रहता हूं वहां पर भी अच्छी मात्रा में खेती होती है। भले मैं राजस्थान का हूं, लेकिन आप लोगों को पूरे राजस्थान पर अप्लाई नहीं करना है, समझ रहे हैं ना। तो आप लोगों को यहाँ पर वर्षा सिंचित खेती भी देखने को मिलेगी, ट्यूबवेल के माध्यम से, नहरों के माध्यम से, सभी माध्यम में देखने को मिलेगी, वो अपने अपनी जगह के हिसाब से, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर नॉर्मली अगर इस मिट्टी की बात करेंगे तो ज्वार देखने को मिलेगा, बाजरा देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा जो मोटे अनाज है, तो इस प्रकार की आप लोगों को खेती हो या सिंचाई हो देखने को मिलेगी। वो किस प्रकार की मिट्टी में? मरुस्थलीय मिट्टी में आप लोगों को ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज हो देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गया। ये तो बात होगी मरुस्थलीय मिट्टी की। अब आ जाते हैं हम लोग एक और मिट्टी के बारे में, जिसके बारे में ये वर्गीकरण है दोस्तों, किसके अभी जो मैंने बताया था ना, आईसीएआर द्वारा जो वर्गीकरण किया गया 1953 में, किसके द्वारा? मृदा सर्वेक्षण संगठन द्वारा। तो ये वर्गीकरण उसी का ही है भैया, मैंने मन से नहीं बनाया, ये प्रॉपर तरीके से जो बता रखी है सारी चीजें। इसमें आगे अगर और मिट्टी की बात करें तो पीट या दलदली में, पीट या दलदली का मतलब पहले इलाका देख लेते हैं। ये राजस्थान की बात है, पीट या दलदली वाला इलाका आप लोगों को इसका विस्तार केरला। तो आप मैंने इसलिए ज्यादा यहाँ पर शो इसलिए नहीं किया कि इसकी जो मात्रा है लिमिटेड एरियाज में है, तो हम लोग उसके बारे में अभी आप लोगों को केरला, जैसे केरला के कुछ इलाकों में, ठीक है ना, तमिलनाडु के कुछ इलाकों में, और मोस्टली आप लोगों को केरला और तमिलनाडु इलाकों में पीट या दलदली मृदा देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके निर्माण कैसे होता है। तो गीली भूमि पर क्या होगी, वनस्पतियां सड़ने पर ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, गीली जगह है, ठीक है ना। तो वहां पर क्या होगा, पेड़ पौधे होते हैं चारों ओर, तो पत्तियां गिरती हैं, तो पत्तियां क्या सड़के जो जिस प्रकार सड़ जाती है, तो इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें ध्यान रखना दोस्तों, पोषक तत्व तो खूब होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि दोस्त आपको पता है गीली मिट्टी है, पेड़ पौधे गिरेंगे, उनकी पत्तियां सड़के क्या होगी, पत्तियों के अंदर पोषक तत्व होते हैं, तो वो मिट्टी होती है वो उपजाऊ हो जाती है। तो बहुत सारे वनों का उत्पन्न होना भी यहाँ पर एक प्रमुख कारण के रूप में तो उपजाऊ हो जाती है। मैंग्रोव वन आप लोग देखेंगे ना, तो वहां पर दलदली भूमि होगी, समझ रहे ना।
तो मैक्रोफोना के लिए ये बहुत फायदेमंद हो जाती है। और यहाँ पर ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी। अब दो सी जगह मैंने ह्यूमस की बात की जहां पर अधिकता है। पहली कहां पर की थी मैंने, पर्वतीय मिट्टी में। दूसरी अभी बात कर रहा हूं ह्यूमस की अधिकता है, वो है पीट या दलदली भूमि में। क्लियर हो गया? इन दोनों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, ये आप लोगों को क्लियर रखना है। अब आगे बढ़ जाते हैं। दलदली मिट्टी है जो उड़ीसा से सुंदरवन के डेल्टा तक होती है। तो ये क्या होती है, यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मली यहाँ केरला में भी दिखाई देगी क्योंकि दलदली वाला कुछ तमिलनाडु में, लेकिन आप लोगों को उड़ीसा वाला इलाका और यहाँ पर सुंदरवन का जो डेल्टा है पश्चिम बंगाल तक आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया? ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा आराम से, कोई दिक्कत वाला है नहीं दोस्तों। और सारी चीजें मैंने अभी तक इसमें कवर कर ली है। आगे अगर मिट्टियों में बात करें तो आप लोग अगर बात करते हैं हम लोग लैटेराइट मिट्टी के बारे में, ठीक है ना। लैटेराइट मिट्टी की बात करें तो इसका निर्माण होता है दोस्तों दो स्थिति में होता है। पहली स्थिति है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। कहां पर? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो और जहां पर अधिक गर्मी हो। अब दोनों का कनेक्शन कैसे हो गया? अधिक गर्मी होगी तब भी ये स्थिति होगी वर्षा वाली, और 200 सेंटीमीटर से बहुत अधिक मात्रा वर्षा हो तो उन्हीं क्षेत्रों में ये आप लोगों को लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होते हुए या निर्माण होता है, उन क्षेत्रों में दिखाई देगी। इसमें अगर कुछ विशेषताओं की बात करें तो ये पश्चिमी घाट है, उड़ीसा का तट और शिलांग पठार। दोस्तों इसके होने का कारण क्या है? वैसे जलवायु मैंने पूरा बता रखा है वर्षा अधिक क्यों होती है, लेकिन पश्चिमी घाट आप लोगों को पता है मानसून का आगमन होता है, ये वाला भाग है पश्चिमी घाट। मानसून आया तो टकरा के क्या होगा? बारिश होगी तो अधिक मात्रा में वर्षा वाला इलाका हो गया उड़ीसा तट। उड़ीसा तट की बात करें तो आप लोगों को पता है ये उड़ीसा तट है, तो इसमें मानसून दोनों मानसून का इफेक्ट होता है। इसके अलावा शिलांग पठार है तो आप लोगों को पता है बंगाल की खाड़ी से शाखा से जो वर्षा आगे जो ह्यूमस की मात्रा या आर्द्रता की मात्रा अधिक होने के बाद यहाँ पर शिलांग के पठार से टकराता है मानसून। मानसून के बारे में मैंने पहले आप लोगों को बता चुका हूं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि भाई पश्चिमी घाट, उड़ीसा तट और शिलांग का पठार। शिलांग का पठार कहां पर है? ये जो मेघालय में, ठीक है ना। आगे बात करें कि ये सर्वाधिक मतलब केरल और महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट का इलाका है, केरल में भी पश्चिमी घाट वाला इलाका है, समझ रहे ना। तो ये मानसून का आगमन के समय क्या होगा, जो भी नमी आदत है वो टकरा रही है, यहाँ पर अधिक वर्षा कर रही है, तो अधिक वर्षा वाली जगह पर किसका निर्माण होगा? लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होगा। क्लियर हो गया? अब अगर आगे बात करें जिसका रंग होता है वो ईंट जैसा होता है। अगर आप लोगों को एग्जाम में पूछ ले कौन सी मिट्टी है जिसका रंग ईंट जैसा होता है, तो वो है लैटेराइट मिट्टी। समझ रहे हैं ना आप लोग? आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें कमी की बात करें तो वही ह्यूमस है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है। तो ये कमी वाले हैं, आप लोगों को कमी वाली चीज है। जहां पर ह्यूमस की अधिकता है उनको रट लो, और जहां पर कमी है उन दो को रट लो, और अपने हिसाब से आराम से बार बार 2-3 बार देखोगे तो आराम से कवर हो जाएगा। आगे अगर बात करें इसमें लोहे और एल्यूमिनियम की मात्रा या एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं, इसके लोहे और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हैं, तो समझ गए होंगे आप लोग ये उपजाऊ तो इतनी हो नहीं सकती, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि ज्यादा वर्षा के कारण क्या होगा। अधिक वर्षा हो रही है तो सिलिका क्या हो रहा है, इसके ऊपर जो सिलिका के निक्षालन होता है, इसके कारण क्या होगा? लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है सिलिका के निक्षालन से। अधिक बार बार वर्षा हो रही है तो क्या होगा? जैसे ये चट्टान है, बार बार वर्षा हो गई, जो इनके ऊपर पोषक तत्व होते हैं सिलिका युक्त, वो सारे बह रहे हैं, तो इसलिए ये मिट्टी अनुपजाऊ होने का कारण भी बन जाता है। तो क्लियर हो गया? ज्यादा वर्षा के कारण इनका जो सिलिका होती है इनका निक्षालन हो जाता है, वो पानी के साथ पोषक तत्वों की मात्रा में कमी आ जाती है। लगातार बारिश होगी तो यही होगा ना, ठीक है। तो ये बात हो गई लैटेराइट मिट्टी के बारे में, मैंने जो भी सारे मेन पॉइंट्स है वो सारे बता दिए हैं। अब लास्ट मिट्टी की बात करें जो मृदा सर्वेक्षण संघ के द्वारा जो आईसीआर के अंतर्गत इसका संगठन निर्माण किया गया था 1953 में। तो लवणीय मृदा या क्षारीय मृदा कौन सी होती है, इसका जो निर्माण होता है अधिक सिंचाई वाले इलाका में होता है। लवणीय और क्षारीय मृदा कहाँ स्थित होगी? बार बार जल की मात्रा धीरे धीरे जल की कमी आती रहेगी। जब अपन लोग देखते हैं कुएं होते हैं या ट्यूबवेल होती है, इसमें क्या होता है, पहले तो ठीक है, तो फिर धीरे धीरे खारे पानी की मात्रा बढ़ जाती है और मीठे पानी की मात्रा कम हो जाती है। तो खारे पानी की मात्रा बढ़ने से लवणता आ जाती है। तो यहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी को आप लोगों को रेह और कलर के नाम से जाना जाता है। तो ये जिन भी मिट्टियों के दूसरे अलग अलग नाम है, तो इनके बारे में आप लोगों को हमेशा याद रखना है। इसमें कोई किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दूसरे नाम पूछते हैं किस मिट्टी को कलर के नाम से, रेह के नाम से, कहां के नाम से, कछारी के नाम से, जो भी आप लोगों को मैंने बताए हैं वो सारे आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है ना। क्योंकि इस टॉपिक से बाहर कुछ नहीं जाने वाला। इस टॉपिक में से जो भी क्वेश्चन आएगा, भले एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसका विस्तार की बात करें, पंजाब वाले इलाका, हरियाणा वाले, राजस्थान में, बिहार और यूपी, ये वाला इलाका, ठीक है ना। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान का कुछ इलाका, यूपी का हो गया, बिहार का हो गया, ठीक है ना। तो ये वाले इलाकों में आप लोगों को लवणीय और क्षारीय मृदा, ये कुछ छिन्न भागों में, इसलिए इसको मैंने स्पष्ट रूप से मैप में नहीं बताया, ठीक है ना। ये बिखरी हुई जगहों पर होती है, जहां पर पानी की धीरे धीरे अंदर से कमी आ जाती है, ठीक है ना, जमीन के अंदर, फिर लवणता की मात्रा बढ़ती जाती है।
ये तो बात होगी मिट्टियों के बारे में। मिट्टियों को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से भी देखने को मिलेगा। ये जो इंटरनेशनल सॉइल है, जिसको हम लोग भारत की मृदा को इंटरनेशनल लेवल पर किस नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल के वर्गीकरण में किस नाम से ऐड किया गया है? जैसे जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा को अपन लोग इंटरनेशनल पर मिट्टी के अगर वर्गीकरण की बात करें तो इनसेप्टी सॉइल, इनसेप्टी सॉइल या इनसेप्टी सॉइल बोलते हैं जलोढ़ मृदा को। और काली मिट्टी को हम लोग वटरी सॉइल बोलते हैं। समझ रहे हैं ना? जलोढ़ मृदा को इनसेप्टी सॉइल, काली मृदा को वटी सॉइल, मरुस्थलीय मृदा को बोलते हैं इरिडी सॉइल, और पीट और दलदली मृदा होती है। इन सब के बारे में बात कर चुका हूं, ठीक है ना? तो पीट और दलदली मृदा है उसे हिस्टोसॉल कहते हैं, और लेटराइट मिट्टी को ऑक्सीसॉल कहते हैं। इनको अच्छे से दोस्तों देख लेना, क्योंकि इसके क्वेश्चन आप लोगों को मैंने पहले ही काली मिट्टी के जब मैंने बारे में बताया था आप लोगों को, वर्टिसॉल कुछ इस प्रकार चैनोजम बोलते हैं, तो वो इंटरनेशनल लेवल पर अलग हो गया। जो भी इंटरनेशनल वर्गीकरण में इस नाम से ये मिट्टियां जानी जाती है। तो क्लियर हो गया? इसको जो भी मैंने दोस्तों वीडियो में बताया उसको अच्छे से देखना। वीडियो को एक दो बार आराम से देख सकते हैं, सारे फैक्ट कवर करके इसमें से नोट्स बना ले। आप लोगों को किसी प्रकार की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि इससे बार एग्जाम में क्वेश्चन जाएगा नहीं। अपन तो एग्जाम पास करने के लिए पढ़ते हैं ना। तो आप लोग, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी रही है तो अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू दोस्तों।